बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? लीजिए जी, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से इवेपोरेशन। इंतहाई आसान टॉपिक है, लेकिन इसको जरा मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा और अगर कोई बात समझ ना आए तो भाई वीडियो देखते साथ साथ भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जी बात करेंगे इवेपोरेशन। सबसे पहले मैंने एक इंतहाई जनरल सी डेफिनेशन लिख दी है। इवेपोरेशन हम किस चीज को कहते हैं? स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। यहां पर वर्ड आता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस किसको कहते हैं, या स्पॉन्टेनियस चेंज क्या, कौन सा चेंज होता है? ऐसा चेंज जो खुद ब खुद हो रहा है नेचुरली। ठीक है, इसमें हमें कोई एक्सटर्नल एड या एक्सटर्नल फोर्स लगानी नहीं पड़ती। जैसे स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, इसका मतलब यह है कि लिक्विड स्टेट का खुद ब खुद वेपर स्टेट में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, इस चीज को हम इवेपोरेशन का नाम देंगे। अब ये काम ऐसे खुद ब खुद किस तरह से होता है उसको मैं आपके साथ ये एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करूंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर है या कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, लेट से वाटर। और वाटर किस फॉर्म में है? यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स वाटर है यहां पर लिक्विड स्टेट में। अब जब वाटर लिक्विड स्टेट में होगा तो इसका मतलब यहां तक अगर ये सारा पानी मौजूद है, इसमें पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी के पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब इसमें दो तरह के पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास हाई एनर्जी पार्टिकल्स होंगे और कुछ हमारे पास इसमें लो एनर्जी पार्टिकल्स होंगे। अब हाई एनर्जी पार्टिकल्स का क्या काम है? हाई एनर्जी पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल्स हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी डेफिनेटली वो फिर ज्यादा वेगरसली और ज्यादा मूव करेंगे, और उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बाकियों की निस्बत जरा वीकर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो आप देखिए जो हाई एनर्जी पार्टिकल होंगे स्टूडेंट, वो मूव करके यहां सरफेस तक पहुंच जाएंगे, और जब हाई एनर्जी पार्टिकल सरफेस तक पहुंचेंगे तो यहां से फिर वो खुद ब खुद अपने वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, और वेपर्स में कन्वर्ट होकर डेफिनेटली इस कंटेनर से उन्होंने बाहर आते जाना है। तो भाई पता चल गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे हो रहा है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं और कुछ लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल्स खुद ब खुद मूव करके ऊपर आ रहे हैं और उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वीकर हो जाती हैं अपनी ज्यादा एनर्जी की वजह से। नीचे पानी से अपनी फोर्सेस को ब्रेक करके तो वो इवेंट आउट हो जाते हैं, इसमें से निकल जाते हैं वेपर फॉर्म में। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। और जो लो एनर्जी पार्टिकल हैं वो वैसे के वैसे नीचे रह जाते हैं। ऑलराइट, लीजिए अब नेक्स्ट इवेपोरेशन से ही रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिनके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह जनरेट हो जाते हैं या कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स जो आपने माइंड में रखने हैं। इवेपोरेशन, सबसे पहली बात, इट्स अ सरफेस फिनोमिना, यानी कि ये सरफेस के ऊपर ही होती है। मतलब अब ये वाटर मौजूद है तो स्टूडेंट्स यहां से लेकर के ये जो ऊपर ये सारी क्या थी, ये थी हमारे पास यहां पर सरफेस। सिर्फ इवेपोरेशन यहीं से होगी, ऐसा नहीं होगा कि यहां पर कोई पार्टिकल इवेपोरेट हो रहा है या पानी के अंदर नीचे कोई पार्टिकल इवेपोरेट हो रहा है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो इवेपोरेशन होनी है वो यहां पर सरफेस पे होनी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? इस तरह का प्रोसेस के जो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा हो। तो आमतौर पर इवेपोरेशन जो है वो यही होती है। वो एंडोथर्मिक फिनोमिना होगी कैसे? देखिए जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं और कुछ लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, ये हाई एनर्जी और लो एनर्जी बने कैसे? इन्होंने सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब की। जिन पार्टिकल्स ने सराउंडिंग से ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली वो हाई एनर्जी पार्टिकल बन के वो सरफेस से आके इवेपोरेट हो गए। बाकी पीछे लो एनर्जी पार्टिकल रह गए, वो क्या करेंगे? वो सराउंडिंग से मजीद एनर्जी अपने में एब्सॉर्ब करेंगे, और इस तरह से सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब करने से सराउंडिंग की एनर्जी तो कम हो ही रही है, बट एट द सेम टाइम आप देखें कि सिस्टम के अंदर एनर्जी ऐड हो रही है सराउंडिंग से, इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक फिनोमिना का नाम देते हैं। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक फिनोमिना को ये कूलिंग प्रोसेस में भी मैं आपके साथ अभी दोबारा डिस्कस करता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। टेक्स एट ऑल नहीं भाई, यहां पर लिख दो टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, कि हमारे पास जो इवेपोरेशन का फिनोमिना हो रहा है ये तमाम टेम्परेचर्स पर होता रहता है। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की एनर्जी सेम रहे।
उनमें हमेशा कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स रहेंगे और कुछ लो एनर्जी पार्टिकल्स रहेंगे। तो भाई जो भी टेम्परेचर हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अवेपोरेशन लाजमी होती रहनी है, क्योंकि उसमें हमेशा हाई और लो एनर्जी पार्टिकल रहने ही हैं। यानी कि हर टेम्परेचर पर ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज है लिक्विड का वेपर्स में वो चलता रहेगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, दैट इज कूलिंग प्रोसेस। ये कूलिंग प्रोसेस किस तरह से होता है? देखिए जैसे हमने बात की अभी के एंडोथर्मिक फिनोमिना है, यानी कि सराउंडिंग की एनर्जी इसने अपने में एब्जॉर्ब करनी है और इवेपोरेशन होनी है, तो फिर कूलिंग तो सराउंडिंग में होगी। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं लाहौर की बात करूं तो बड़ी मशहूर रोड है जी केनाल रोड। अब सर्दियां आ रही हैं और भाई मुझे ऐसा गरीब लोग जिन्होंने बाइक्स पे जाना होता है, आपको पता है अब दो लड़के हो जाए तो लड़ाई हो रही होती है कि बाइक कौन चलाएगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जो नहर है, जो केनाल रोड है, मतलब केनाल के साइड पे जो रोड है उनकी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। उसकी रीजन ये है कि केनाल में तो भाई सारे का सारा पानी मौजूद है, मतलब वहां पर इवेपोरेशन होती रहनी है, तो वो सराउंडिंग की एनर्जी फिर उसमें अब्सॉर्ब होती रहती है। मतलब केनाल के सराउंडिंग में जो रोड्स हैं वहां का टेम्परेचर पानी में जाता जा रहा है खुद ब खुद, और पानी इवेपोरेट होता जा रहा है। जैसे उसके हाई एनर्जी पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, पीछे फिर लो एनर्जी पार्टिकल रह जाते हैं, वो फिर से सराउंडिंग में से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो इवेपोरेट होंगे, फिर पीछे लो एनर्जी पार्टिकल रह जाएंगे, वो फिर से सराउंडिंग की एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब होती रहती है, जिसको मैं कहूंगा कि ये एंडोथर्मिक फिनोमिना है। और इस एंडोथर्मिक फिनोमिने की वजह से इससे कूलिंग भी होती है, यानी कि इवेपोरेशन जहां पर हो रही है फिर उसका सराउंडिंग का जो एरिया है उसका टेम्परेचर बाकी एरिया की निस्बत जरा कम हो जाएगा। दैट इज व्हाई एंडोथर्मिक एक कूलिंग प्रोसेस भी है। ये तो हो गए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप सो आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनसे इवेपोरेशन की स्पीड, रेट का मतलब है स्पीड, तो इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है कुछ फैक्टर्स पे। पहली बात, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ लिक्विड, तो यहां पर नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद क्या है? लिक्विड्स की पोलैरिटी, या मैं इसको और आसान अल्फाज में अगर आपको कहूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एनी लिक्विड। भाई कोई भी लिक्विड है उसके अंदर अब जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। अगर तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हैं, मतलब लिक्विड की नेचर की ऐसी है कि वो स्ट्रांगली पोलर है, तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, तो फिर उसकी इवेपोरेशन कम होगी। क्योंकि देखिए जिन पार्टिकल्स ने सरफेस पे से इवेपोरेट होना है, असल में वो पीछे वाले पार्टिकल से रिश्ता नाता यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ के जा रहे हैं। तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर होंगी तो तोड़ना मुश्किल होगा, अगर वीकर होंगी तो तोड़ना आसान होगा, जिसका इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। तो याद रखिएगा नेचर ऑफ लिक्विड, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम रहेगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं, कमजोर हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। इसकी मिसाल हम यूं भी ले सकते हैं कि हमारे पास वाटर हो और उसके अलावा पेट्रोल हो। भाई पेट्रोल जो है वो एक नॉन पोलर लिक्विड है, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं, कम होती हैं, तो फिर उसकी इवेपोरेशन जो है या वेपराइजेशन जो है बहुत जल्दी होती है। इंस्टेड ऑफ अगर आप इसके सामने वाटर को रखते हैं तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और उसके अंदर फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन फिर क्या होगा? कम होगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि भाई पानी और पेट्रोल दोनों को लो, एक जितनी अमाउंट में लो, किसी एक जैसे बर्तन में डाल दो, पेट्रोल जो है वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, पानी बाद में होगा। फर्क आप लोगों को मैं बता चुका हूं, पेट्रोल नॉन पोलर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं, पानी पोलर है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन में इनमें फर्क रहेगा। उसके अलावा हम बात करेंगे जी टेम्परेचर से। टेम्परेचर एक और बड़ा जबरदस्त फैक्टर है, क्योंकि देखिए जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे लिक्विड के अंदर, हाई और लो दो तरह के थे। जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे वो बेसिकली क्या हो रहे थे? इवेपोरेट हो रहे थे। अब टेम्परेचर का काम क्या है? अगर आप टेम्परेचर गिव कर रहे हैं लिक्विड को, मतलब कि वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। तो अगर आप कंटिन्यूसली टेम्परेचर गिव करते रहते हैं तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स की उसके अंदर अमाउंट बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे और उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर और रेट ऑफ इवेपोरेशन का डायरेक्ट का रिलेशन है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक दूसरी इसी तरह अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। एट द एंड जी बात कर लेते हैं एक और फैक्टर, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ये सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। अगर सरफेस एरिया कम है
तो अवेपोरेशन का रेट भी हमारे पास कम रहेगा। इसकी छोटी सी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि आपके घर में भाई 2 बर्तन तो पड़े होंगे, आप 2 बर्तन ले लें, एक ऐसा लाइक जैसे कोई आपके पास एक ओपन टाइप कोई परात टाइप हो सकती है, कोई प्लेट हो सकती है, और एक आप ले लीजिए ग्लास। दोनों के अंदर एक जितनी अमाउंट में वाटर रख लें, थोड़ा थोड़ा सा पानी आप दोनों में ले लें। अब एक जो प्लेट है उसमें आप देखेंगे पानी सारा स्प्रेड हो जाएगा, तो यहां पर इस टाइम सरफेस एरिया ग्रेटर हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं एक ग्लास की, उसमें भी पानी उतना ही डालेंगे लेकिन उसका सरफेस एरिया बड़ा कम होगा, थोड़ा सा होगा। तो जो प्लेट के अंदर पानी है भाई वो पहले एवेपोरेट होगा, और जो गिलास के अंदर है जिसका सरफेस एरिया कम है फिर वो डेफिनेटली बाद में एवेपोरेट होगा। क्योंकि देखे ना, एवेपोरेशन तो होनी है सरफेस से, तो अगर सरफेस ज्यादा है तो बहुत सारा एरिया है कि जहां से हाई एनर्जी पार्टिकल्स मूव करके बाहर जा रहे हैं, और अगर यही सरफेस एरिया मैं आधा कर देता हूं और पानी उतना ही है तो फिर अब एरिया हमारे पास कम है जहां से एवेपोरेशन हो रही है। तो इस तरह से सरफेस एरिया का भी रेट ऑफ एवेपोरेशन पे इफेक्ट होता है। लीजिए ये थे कुछ फैक्टर्स। आखिरी बात अब मैं करूंगा हीट ऑफ एवेपोरेशन, या हम इसको कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हीट ऑफ वेपरेशन या वेपराइजेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास 1 मोल कोई भी लिक्विड है, उस 1 मोल कंप्लीट लिक्विड को कंप्लीटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितने किलो जाउल एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ एवेपोरेशन। यानी कि इसको मैं यूं डिफाइन करूंगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे अब हमारे पास वाटर है, स्टूडेंट्स आप देखिए वाटर आपके पास कितने मोल है, 1 मोल। 1 मोल पानी का मतलब हमारे पास 18 ग्राम वाटर है। 18 ग्राम वाटर फिलहाल लिक्विड स्टेट में है। अब मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने का मतलब क्या, ये अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करेगा। कहते हैं कि जब ये 44.1 किलो जाउल हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जब 44.1 किलो जाउल हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सारे का सारा लिक्विड किस स्टेट में चला गया होगा, गैसियस स्टेट में। तो इसलिए 44.1 किलो जाउल जो है यहां पर दिस इज हीट ऑफ एवेपोरेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसने 1 मोल पानी को कंप्लीटली लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी एवेपोरेशन, इंतहाई आसान टॉपिक, और मैंने इसको आपके साथ कुछ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड अब आपके माइंड में मजीद कोई क्वेश्चन वगैरह है तो स्टूडेंट्स जरूर पूछिएगा, और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें। अच्छा एक और बात आपको बताता चलूं, इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेंपरेचर जस्टिफाई, या इसमें क्वेश्चन आ जाता है जी वन कैन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर टेकिंग बाथ, वो भी एवेपोरेशन से रिलेटेड है। या एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये एवेपोरेशन से रिलेटेड हो गया। या अर्दनवेयर वेसल कीप्स वाटर कूल, ये हमारे पास एवेपोरेशन से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरह के और भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एवेपोरेशन से रिलेटेड जो पेपर में रिपीटेडली आते रहते हैं, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा।